हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 20 जुलाई 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। देखते हैं आज के पीआईबी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं। उससे पहले ये देखते हैं कौन से आर्टिकल्स को डेली करंट अफेयर्स में लिया जा सकता है। ये 3 आर्टिकल हैं पीआईबी के जिनको डेली करंट अफेयर्स में लेंगे हम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। दूसरा आर्टिकल है इंडिया वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व वाली कंट्री बन गया है। तीसरा आर्टिकल है ट्राई फूड प्रोजेक्ट के तहत टर्सरी वैल्यू एडिशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। तो ये तीनों आर्टिकल कहां पे आएंगे आपके डेली करंट अफेयर्स में। पीआईबी की पहली न्यूज देखते हैं। एपिडा और बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन, एपिडा और बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन, इन्होंने बासमती राइस ग्रोवर्स के लिए कई सारे अवेयरनेस क्रिएशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। हाल ही में यूपी के गौतम बुद्ध नगर में भी एक अवेयरनेस क्रिएशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है बासमती राइस ग्रोवर्स के लिए। किसने लॉन्च किया है? एपिडा और बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन। देखिए इंडिया में बासमती राइस के एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए एपिडा, उसके अलावा बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। पर्पस क्या है? फार्मर्स को बासमती राइस के कल्टीवेशन के लिए प्रमोट किया सके, यानी फार्मर्स बासमती राइस का कल्टीवेशन करें इंडिया में। आपको पता ही हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं बासमती राइस, इसीलिए एपिडा और ये बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन साथ में आए हैं ताकि फार्मर्स को बासमती राइस के कल्टीवेशन के लिए प्रमोट किया सके। 2020-21 के दौरान इंडिया में बासमती राइस का एक्सपोर्ट हुआ है 4.63 मिलियन टन। कितना? 4.63 मिलियन टन, जो कि वैल्यू वाइज होता है 29,849 करोड़। तो बहुत ज़्यादा बासमती राइस एक्सपोर्ट हुआ है। देखिए एपिडा ने बासमती राइस से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, बासमती.नेट। तो बासमती.नेट किसका प्लेटफॉर्म है? एपिडा का है, याद रखिएगा। पिछले 3 वर्षों से तो सूखा ही पड़ा है, कोविड क्राइसिस चल रहा था, तो एग्रीकल्चर और एलाइड प्रोडक्ट का कुछ खास जो है एक्सपोर्ट हुआ नहीं। लेकिन इस बार क्या हुआ? 2020-21 के दौरान एग्रीकल्चर और एलाइड प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट 17.34% ग्रो कर गया। कितना? 17.34% ग्रो कर गया। और टोटल एक्सपोर्ट कितना रहा? $41.25 मिलियन। कितना? $41.25 मिलियन। तो पिछले 3 साल में मंदी चलती रही, लेकिन अचानक से फिनेंशियल ईयर 21 के दौरान एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का एक्सपोर्ट 17.34% इंक्रीज हो गया। हालांकि अगर बात करें फिनेंशियल ईयर 22 की, तो पिछली बार की अपेक्षा इसी 2 महीने में 43% का जंप देखा गया है। हालांकि बहुत दूर जो है अभी जाना है, इतनी जल्दी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हालांकि आप फिनेंशियल ईयर 21 का डाटा याद रखिएगा, 17.34% का ग्रोथ देखा गया है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में। एपिडा की बात करें, 1986 में स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। एपिडा के चेयरमैन हैं डॉक्टर एम आगामुत्तु। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस अवार्ड हाल ही में गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। देख लेते हैं पर्पस क्या है। हाल ही में गवर्नमेंट द्वारा नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस अवार्ड लॉन्च किए गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने लॉन्च किए हैं। पर्पस क्या है? देखिए पर्पस ये है कि कोविड क्राइसिस चल रहा था, लेकिन अगर लॉजिस्टिक वाले नहीं होते तो ना ही मेडिसिन पहुंच पाती, ना ही फूड सप्लाई इंश्योर हो पाती। तो उनको सम्मानित करने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस अवार्ड जो है अनाउंस किए गए हैं। ये जो अवार्ड फाइनलाइज किए जाएंगे ये लॉजिस्टिक्स एसोसिएशन और इंडस्ट्री पार्टनर के साथ मिलकर फाइनलाइज किए जाएंगे। नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड 2 कैटेगरीज में होंगे। पहले तो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होंगे और दूसरे होंगे इंडस्ट्रीज के लिए, जो इंडस्ट्रीज के यूजर हैं उनके लिए। तो पहले होंगे सर्विस प्रोवाइडर के लिए और दूसरे होंगे यूजर के लिए। इंडिया का लॉजिस्टिक सेक्टर, इसकी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कितनी है? 10.5%। कितनी है? 10.5%। 2020 में लगभग $215 बिलियन के आसपास इंडिया का लॉजिस्टिक सेक्टर पहुंच गया। इंडिया में जो लॉजिस्टिक लॉसेस होते हैं वो 14% ऑफ जीडीपी होता है। कितना? 14% ऑफ जीडीपी। वर्ल्ड में कितना होता है? 8% ऑफ जीडीपी। तो लॉजिस्टिक की वजह से इंडिया को जीडीपी का 14% नुकसान होता है, वर्ल्ड में सिर्फ 8% होता है। तो अभी भी काफ़ी कुछ इंप्रूव करना है लॉजिस्टिक सेक्टर में इंडिया को, ताकि हम लोग बेस्ट लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें पूरे वर्ल्ड में। तीसरी न्यूज़ है, देखिए जो इंपोर्टर्स होते हैं उन पर से पल्सेस की स्टॉक लिमिट को हटा दिया गया है। देखते हैं न्यूज़ क्या है। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो पल्सेस की स्टॉक लिमिट है उसको रिलैक्स कर दिया गया है मिलर्स, होलसेलर्स और इंपोर्टर्स के ऊपर से। इसमें इंपोर्टर्स के ऊपर से तो पल्सेस की स्टॉक लिमिट को बिल्कुल हटा दिया गया है। हालांकि याद रखिएगा 4 जो वैरायटीज हैं पल्सेस की
उन पर अभी भी स्टॉक लिमिट एप्लीकेबल रहेगी 31 अक्टूबर 2021 तक। वो 4 वैरायटीज कौन सी हैं? तुअर यानी अरहर, मसूर, उड़द और चना। ये जो 4 वैरायटीज हैं दालों की, इन पर अभी भी स्टॉक लिमिट एप्लीकेबल रहेगी। नई स्टॉक लिमिट क्या है? होलसेलर के लिए अब नई स्टॉक लिमिट है 500 मीट्रिक टन। कितनी? 500 मीट्रिक टन। इसमें अगर एक वैरायटी की रखना चाहें तो मैक्सिमम 200 मीट्रिक टन रख सकते हैं। रिटेलर्स के लिए पल्सेस की अब स्टॉक लिमिट नई होगी 5 मीट्रिक टन। वहीं अगर मिलर्स यानी मिल मालिकों की बात करें तो लास्ट 6 मंथ के प्रोडक्शन के बराबर वो रख सकते हैं स्टॉक लिमिट, या फिर उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है एनुअल, उसका 50% स्टॉक लिमिट रख सकते हैं पल्सेस का। तो पल्सेस की स्टॉक लिमिट को रिलैक्स किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि पल्सेस के जो प्राइस हैं पिछले 2 महीने में 3 से 4% तक ड्रॉप हुए हैं। होलसेल प्राइस की बात करें तो मसूर में ड्रॉप नहीं हुए हैं, बाकी सब में ड्रॉप हुए हैं। सेम पीरियड में बात करें रिटेल प्राइस की तो ये भी 2 से 4% तक ड्रॉप हुए हैं एक्सेप्ट मसूर। तो हाल ही में दालों के जो रिटेल प्राइस थे, स्टॉक लिमिट थी, उसको कम कर दिया गया है 4 दालों की वैरायटी को छोड़कर। इंडिया में सबसे ज़्यादा दालें कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? एमपी में। और इंडिया में दालों की वैरायटी में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस क्या होता है? चना यानी ग्राम। नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या मतलब नेक्स्ट आर्टिकल है, हाल ही में CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 2019-20 के दौरान 21,349 कंपनियों ने 21,231 करोड़ रुपए खर्च किए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके तहत जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं उन्होंने वर्कर्स के वेलफेयर के लिए और देश में जो लोकल पीपल हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा खर्चा किया है। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्लीमेंट की गई थी। इसके तहत 2019-20 के दौरान टोटल 21,349 कंपनियों ने 21,231 करोड़ रुपए खर्च किए हैं CSR के तहत। कितना? 21,231 करोड़ रुपए खर्च किए हैं फिनेंशियल ईयर 20 की बात करें तो। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 135 के तहत इंप्लीमेंट किया गया। इसके लिए क्राइटेरिया यह होता है कि कंपनी की नेटवर्थ अगर 500 करोड़ है, एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ है और लास्ट ईयर प्रॉफिट उसका 5 करोड़ से ऊपर रहा है, तो पिछले 3 वर्षों के एवरेज प्रॉफिट का उसको 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च करना पड़ेगा। कितना? पिछले 3 वर्षों के एवरेज प्रॉफिट का 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च करना पड़ेगा। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके तहत खर्च कितना किया गया है तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, 21,231 करोड़, यानी हर कंपनी ने एवरेज 1 करोड़ दिए हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2013-14 में इंडिया में एथनॉल सप्लाई 1.53% थी जो पेट्रोलियम सेक्टर है उसमें, अब वो बढ़कर हो गई है 7.93%, यानी एथनॉल ब्लेंडिंग 7.93% हो गई है फिनेंशियल ईयर 21 की समाप्ति पर। हालांकि वर्तमान में 8% से भी ऊपर है। देखते हैं एथनॉल ब्लेंडिंग। देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी द्वारा हाल ही में पुणे शहर में E100 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं। क्या? E100 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है पुणे शहर में जो ऑयल सेक्टर मार्केटिंग कंपनियां हैं। कुछ समय पहले मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन्होंने हाई स्पीड डीजल ऑर्डर 2015 को अमेंड कर दिया था। क्या? हाई स्पीड डीजल 2005 का जो ऑर्डर था उसको अमेंड कर दिया था। पर्पस क्या था? लोग एथनॉल इनेबल्ड पेट्रोल को चॉइस कर सकें और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो फैसिलिटेट कर सकें। ये जो 2005 का हाई स्पीड डीजल ऑर्डर है, इसके तहत जो अमेंडमेंट हुआ है, अब डायरेक्टली ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बायो एथेनॉल को सेल कर सकती हैं। पहले नहीं कर सकती थी बायो एथेनॉल को सेल, क्योंकि ये हाईली इन्फ्लामेबल होता है, ज्वलनशील होता है। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में नोटिफाई की गई और उसमें बताया गया कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है 2030 तक 20% रहेगा। इंडिया में एथेनॉल ब्लेंडिंग 2013-14 के दौरान 1.53% थी। कितनी? 1.53%। लेकिन फिनेंशियल ईयर 21 की समाप्ति तक इंडिया में एथेनॉल ब्लेंडिंग 7.93% हो गई है। कितनी? 7.93%। ये फैक्ट आपको याद रखना है, फिनेंशियल ईयर 21 की समाप्ति तक की बात कर रहा हूँ, हालांकि अभी तो चेंज हो गई है। अभी भी इंडिया में एथेनॉल ब्लेंडिंग कितनी है? अभी वर्तमान में 8.5%। कुछ दिन पहले मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया है, इंडिया में अभी वर्तमान में एथेनॉल ब्लेंडिंग कितनी है? 8.5%। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में कहा गया था कि 2030 तक एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% करनी है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 2025 कर दिया था। कितना? 2025, यानी अब 2025 तक एथेनॉल ब्लेंडिंग आपको 20% करनी है। कुछ दिन पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसका एक नोटिफिकेशन आया था कि जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो 1 अप्रैल 2023 के बाद 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल बेचेंगी। कितना? 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल
कब से बेचा जाएगा? 1 अप्रैल 2023। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इन्होंने 2 वर्ष और पहले ले लिया कि 20% एथनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल तब से बेचा जाएगा। इंडिया में एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का प्रोग्राम 2003 में लॉन्च किया था इको फ्रेंडली और इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल को प्रमोट करने के लिए। इंडिया की एथनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी वर्तमान में कितनी है? 684 करोड़ लीटर। कितनी है? 684 करोड़ लीटर। लेकिन अगर 20% एथनॉल ब्लेंड करना है 2025 तक तो इंडिया को 1000 करोड़ पर लीटर कैपेसिटी इन्हांस करनी पड़ेगी। कितनी? 1000 करोड़ लीटर पर डे की कैपेसिटी होनी चाहिए। अभी कितनी है? 684 करोड़ लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया है? एक डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर लॉन्च किया है ताकि डेयरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया सके। देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आ सकता है, इसने डेयरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर लॉन्च किया है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल के तहत। तो डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर किसने लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने। पर्पज है डेयरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना। देखिए, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड टोटल 15,000 करोड़ का फंड है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का ये फंड है। इसके तहत एमएसएमई, एफपीओ, प्राइवेट कंपनीज, इनको सस्ती ब्याज दरों पर लोन दिया जाता है ताकि डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को जनरेट कर सकें। तो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 15,000 करोड़ का याद रखिएगा, और एग्रीकल्चर वाला कितने का है? 1 लाख करोड़ का है। इतना अंतर है, लेकिन क्राइटेरिया सेम है। जैसे आपका एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसमें बेनिफिशरीज को 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है लोन पर, 2 वर्षों का मोरेटोरियम भी मिलता है और 6 वर्षों तक का रीपेमेंट पीरियड मिलता है। साथ ही साथ 750 करोड़ की क्रेडिट गारंटी भी मिलती है बैंकों को। तो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कितने करोड़ का है? 15,000 करोड़ का। और हाल ही में डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर किसने सेटअप किया है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। देखिए, इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री है। जो ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन होता है उसका 23% इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है। पिछले 5 वर्षों से जो एनुअल मिल्क प्रोडक्शन है उसका CAGR 6.4% रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लास्ट 5 ईयर्स में इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन का CAGR 6.4% रहा है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए डेयरी एक हाई प्रायोरिटी सेक्टर है क्योंकि बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इससे जुड़े हुए हैं। काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं डेयरी सेक्टर में। ये इंडिया की इकोनॉमी में 5% कंट्रीब्यूट करता है। लगभग 80 मिलियन फार्मर्स को डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। डेयरी सेक्टर में फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 40% है, क्योंकि इंडिया के फूड सेक्टर में FDI की लिमिट 40% है, इसलिए डेयरी सेक्टर में भी 40% है। तो ये एडिशनल फैक्ट आपको पता चल गया। बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। 15,000 करोड़ का ये फंड है। इसमें FPO, MSME जो सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं, नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनीज होती हैं, इनको सस्ती ब्याज दरों पर लोन दिया जाता है, यानी इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है। तो 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है, याद रखिएगा। ये देख लीजिए, ओनली 10% मार्जिन मनी कंट्रीब्यूशन, यानी अगर कोई एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही हैं तो सिर्फ 10% अपना फंड लगा के 90% तक लोन ले सकती हैं एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत। ये देख लीजिए, 90% लोन अमाउंट जो है इनको दिया जाएगा शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के द्वारा। ECLGS इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत जो लोन्स का डिसबर्समेंट किया गया है MSMEs को, उनकी बात की गई है। देखते हैं क्या है। देखिए, 2 जुलाई 2021 तक MSMEs, कितनी MSMEs को? 1.09 करोड़ MSMEs को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत लोन दिया गया है। ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा ऑपरेशनल किया जा रहा है। जब कोविड क्राइसिस चल रहा था उस दौरान इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लॉन्च की गई थी। 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाना था MSME सेक्टर को। ये मैंने आपको पढ़ाया था। 4 क्राइटेरिया डिसाइड किए गए थे। 1.0 बाद में 2.0 बना था कामत कमेटी की सिफारिश पर। कामत कमेटी ने कहा था 26 स्ट्रेस्ड सेक्टर हैं जिनको MSME यानी ECLGS यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत लोन दिया जाना चाहिए। अब आप सबको तो 1 में क्या क्राइटेरिया था, 2 में क्या क्राइटेरिया था, ये सब रटने की जरूरत नहीं है आपको। बस इतना देखिएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसको 2020 मई में लॉन्च किया गया था पैंडेमिक हिट इकोनॉमी को रन करने के लिए। 3 लाख करोड़ का पैकेज लॉन्च किया गया था ECLGS स्कीम के तहत। देखिए, 1.09 MSMEs को बेनिफिट पहुंचाया जा चुका है आपके इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत। लास्ट आज का आर्टिकल है, सागरमाला जो अफेक्टेड फिशरमैन है, सागरमाला प्रोग्राम आपको पता है ना,
पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया गया था। जो लाइवलीहुड अफेक्ट हुई है फिशरमैन्स की, उनका डेवलपमेंट किया जा रहा है सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत, वो भी देख लेते हैं। कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, कोस्ट के पास जो कम्युनिटी रहती है वो मोस्टली वो फिशरमैन कम्युनिटी होती है, तो उनकी जो दिक्कतें आई हैं सागरमाला प्रोग्राम के इम्प्लीमेंट होने के बाद, उसका ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए 28 फिशिंग हार्बर्स प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया गया है। ये जो 28 फिशिंग हार्बर प्रोजेक्ट्स हैं, इनको रिवाइव किया जाएगा ताकि फिश कम्युनिटी जिसकी जीविका इससे आ रही थी, उनकी वापस लाइवलीहुड कंडीशन बेहतर हो सके। इसमें से 17 प्रोजेक्ट्स को, कितने 17 प्रोजेक्ट्स को सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत पार्शली फंडेड किया गया है। तो 28 फिशिंग हार्बर में से 17 फिशिंग हार्बर को सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत फंड प्रोवाइड किया गया है कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। ये देख लीजिए 17 हो गए, इसमें से 9 फंडेड फिशिंग हार्बर प्रोजेक्ट ये सारे कंप्लीट हैं। फिशिंग फार्मर्स के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की थी। इसका टारगेट था 2024-25 तक 55 लाख जॉब क्रिएट करना फिशिंग इंडस्ट्री में। सागरमाला प्रोजेक्ट पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया गया था 2015 में। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इंडस्ट्री का ये मिशन है। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है 7500 किलोमीटर है और अभी तक पोर्ट लेड डेवलपमेंट नहीं हुआ है। पोर्ट लेड डेवलपमेंट होगा यानी सागरमाला प्रोजेक्ट। इसमें क्या होगा, जो रेलवे है, रोड है, उनको पोर्ट से जोड़ा जाएगा ताकि लॉजिस्टिक्स आसान हो सके कंट्री में। इससे जो कोस्टल कम्युनिटी रह रही है उसका भी डेवलपमेंट होगा। तो कई सारी कोस्टल कम्युनिटी इससे इम्पैक्ट हो गई थी, इसीलिए सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत ये आपके 28 फिशिंग हार्बर्स को सिलेक्ट किया गया और इनको रिवाइव करने की कोशिश की गई। बस इतने ही आर्टिकल थे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।